हम बायो का क्लास लेने जा रहे हैं। ये रिवीजन क्लास का तीसरा दिन है। इसके पहले हमने जो चीज टॉपिक पढ़ाया आपको बता दें कि प्लांट रिप्रोडक्शन में सबसे पहला टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात हुई थी तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद मेल गैमेट का निर्माण और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद मेल फीमेल गैमेट का निर्माण। ये चारों माने क्वेश्चंस होने के बाद हमने बताया डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन की उपयोगिता क्या होती है। अब अगली क्लास में जो ये लिया जा रहा है, जो आपका ये आज का क्लास है, आज का क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म के बहुत से फायदे होते हैं। यदि जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो एंडोस्पर्म बदल जाता है, एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो जिम्नोस्पर्म के कार्य भी अलग हो जाते हैं, उसकी रूपरेखा भी अलग होती है। अब सीधे एंडोस्पर्म में हम आते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट है, माने फूल वाले पौधों के विषय में है। तो एंडोस्पर्म जो होता है, वास्तव में मैंने देखा कि जब फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है तो ट्रिप्लॉइड, सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, डिप्लॉइड होता है क्योंकि दो केंद्रक आपस में जुड़ते हैं, जिससे वो डिप्लॉइड केंद्रक बन जाता है, यानी डिप्लॉइड स्थिति पैदा हो जाती है। और उधर से जो मेल गैमेट होता है उसी सेकेंडरी न्यूक्लियस पे चला जाता है और जाकर फ्यूज हो जाता है। क्योंकि फ्यूजन है तो फर्टिलाइजेशन है, जब फर्टिलाइजेशन है तो उसमें ट्रिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे ही एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म के फायदे मैंने बताए थे। निवासीन नामक वैज्ञानिक ने एंडोस्पर्म के फायदे को बताते हुए कहा था कि वो एक पोषण करने का काम करता है। किसका पोषण करेगा? बीजों का पोषण करेगा। बीज का अच्छा पोषण होगा, इसका मतलब है कि स्वस्थ बीज बनेगा तो स्वस्थ पौधों का निर्माण होगा। तो एंडोस्पर्म यह होता है। देखिए एंडोस्पर्म के कई प्रकार होते हैं। एंडोस्पर्म 3 प्रकार का होता है, जिसे हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात आती है तो सीधे इस पे बात आ जाता है कि ये कैप्सुला जो पौधा होता है, कैप्सुला हम देखते हैं तो कैप्सुला में क्या होता है कि पहले एक केंद्रक है, एक केंद्रक का विभाजन होता है, 2 केंद्रक बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं। ये सिलसिला चलते रहता है। तो आप बोलेंगे सिलसिला कब रुकेगा? तो कोशिका विभाजन का एक माने मेन की पॉइंट होता है कि कोशिका में केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है और दोनों में एक निश्चित अनुपातिक संबंध होता है। उस निश्चित अनुपातिक संबंध को हम साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं। कभी कभी इसमें गड़बड़ी आ जाती है तो केंद्रक का विभाजन होने लगता है, कभी कोशिका द्रव का विभाजन होता है। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो उसे कैरियोकाइनेसिस की संज्ञा दी जाती है, जब साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है तो साइटोकाइनेसिस की संज्ञा दी जाती है। तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस ये प्रक्रिया होती है जो केंद्रक के विभाजन के बाद होती है। केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया होती है, कोशिका द्रव के विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स ठीक करने के लिए केंद्रक के विभाजन या कोशिका द्रव के विभाजन होते हैं। तो यहाँ पे भी केंद्रक का विभाजन चालू हुआ और उस समय तक विभाजन होता रहेगा जब तक साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स ठीक नहीं हो जाता। जैसे वो ठीक हो जाता है, जैसे एक फिक्स रेशियो जो पहले से तय की गई होती है वो होती है, तो उसके बाद प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव एकत्र होने लगती है। जब कोशिका द्रव एकत्र होने लगेगी माने कोशिकाओं का निर्माण होने लगेगा। तो इनकी काफी संख्या में कोशिकाएं बन जाती है, लेकिन विभाजन के बाद विभाजन तक कोई भी केंद्रक के चारों तरफ कोई भी कोशिका द्रव एकत्र नहीं होती। कैप्सुला में इसको देख सकते हैं। अब दूसरा जो एंडोस्पर्म होता है, जिसे सेलुलर एंडोस्पर्म, जो वेलेस्टेरिया में इसमें देखा जा सकता है, वेलेस्टेरिया जिसको कह सकते हैं, विलेर्सिया सॉरी इसको कहा जा सकता है। और इसमें हम देखते हैं कि इसमें जैसे एक केंद्रक का विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद तुरंत जो बाद होता है कोशिका द्रव एकत्र, तो बने एक सेल बन गया। इसी तरह बने कोशिका द्रव माने केंद्रक का विभाजन हुआ, अब तो पूरा कोशिका द्रव एकत्र हो जाती है। इससे संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, जिसे हम एक कह सकते हैं कि सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और सेलुलर एंडोस्पर्म के बाद आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो वास्तव में इन दोनों का मिक्सचर होता है। कहने का मतलब है कि मिक्सचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रक्रियाएं इसमें देखी जाएगी। सेलुलर एंडोस्पर्म किस प्रकार विभाजित होने की विभाजन की प्रक्रिया होती है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सबसे पहले सेलुलर एंडोस्पर्म जो विभाजन होता है, उस विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका, जैसे यहाँ पे है एक कोशिका थी, इसका 2 केंद्रक बना होगा, 2 केंद्र, एक केंद्रक ये बना, एक केंद्रक ये बना।
अब इस केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव एकत्र हो गए, तो ये कोशिका बन गई, ये कोशिका बन गई। अब इसका केंद्रक जो है लगातार विभाजन होगा, अर्थात ये जब विभाजन हुआ तो सेलुलर एंडोस्पर्म की निशानी थी, लेकिन इसमें जब विभाजन होने लगा नीचे वाली कोशिका में, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की पूरी प्रक्रिया आ गई और केंद्रक का लगातार इसमें विभाजन होते रहा, और जैसे विभाजन रुका तो प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव एकत्र हो गई। इस प्रकार की प्रक्रिया को हम एरीमोरस में देख सकते हैं, एरीमोरस जो होता है उसमें देखा जा सकता है। फिर हम ध्यान से बताएं, एक लास्ट बात मैं बताता हूं कि क्वेश्चन आता है कि एंडोस्पर्म क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो एक लाइन में जवाब, डबल फर्टिलाइजेशन से बनने वाला जो सेल ट्रिप्लॉइड सेल होता है वह एंडोस्पर्म होता है, और उसका क्या होता है उपयोगिता, स्वस्थ बीज का निर्माण करना। यदि बोलता है कि कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार, सेलुलर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एलोबिलियन एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म केंद्रक, लगातार केंद्रक का विभाजन, जब विभाजन रुके तो प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ कोशिका द्रव एकत्र होना। सेलुलर एंडोस्पर्म, प्रत्येक कोशिका के विभाजन के बाद कोशिका द्रव का एकत्र होना। और हेलोबिलियन एंडोस्पर्म का मतलब होता है कि पहले सेलुलर एंडोस्पर्म की प्रक्रिया, फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की प्रक्रिया होती है और कई सेलों का निर्माण होता है, जिसका अच्छा उदाहरण जो एलोबियल का एरीमोरस, इंसेलुलर का बिलरेसिया और इसका कैप्सिला।